नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले अपना आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मतांतर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे हम लोग इजराइल और हमास की। इसके कई एंगल हैं और इन दिनों इस पर चर्चा भी खूब हो रही है। और अभी जो अस्पताल पे एयर स्ट्राइक हुई उसको लेकर बड़ी चर्चा है कि आखिर में किसने कर दी, इजराइल ने की कि हमास ने जानबूझकर की। बात इस पर भी करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि गाजा में इजरायली सेना घुस नहीं रही है। फिर ये पाकिस्तान का जो एंगल है, क्यों कहा जा रहा है कि हमास की कुटाई से पाकिस्तान परेशान है। एक मसला ये भी इसमें है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे हैं और ये बात सबको चौंका रही है, चूंकि वो वार जोन है और वार जोन में अमेरिका के राष्ट्रपति का आना अपने आप में एक ये संकेत देता है कि ये बड़ी घटना है। तो क्या होने जा रहा है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत इससे करते हैं कि जो ये हमास है, उस हमास को बड़ा और खड़ा किसने किया। क्या इजराइल ने वही गलती की है जो गलती अमेरिका ने अफगानिस्तान में की थी, और पाकिस्तान तो भोग ही रहा है। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से सोवियत संघ को पीछे ढकेलने के लिए लड़ाके तैयार किए गए थे अफगानिस्तान में, जिनको ट्रेंड किया जा रहा था आईएसआई के जरिए, और उसमें अमेरिका की अपनी भूमिका थी। और फिर सोवियत संघ पीछे हटता है और उसके बाद जो लड़ाके होते हैं, जो आतंकी होते हैं, उनका दंश भारत झेलता है। और पाकिस्तान तो चूंकि भस्मासुर पैदा करता ही है, तो इसलिए उसकी स्थिति परिस्थिति तो जग जाहिर है। और इधर अमेरिका के ऊपर 9/11 हो जाता है। कुछ उसी तर्ज पर क्या हमास काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इतिहास है वो ये बताता है कि जो यासिर अराफात की अगुवाई में वहाँ पर आप ये कहें कि फ़लस्तीन में आंदोलन चल रहा था और सशस्त्र आप ये कहें कि लड़ाके तैयार हुए थे इजराइल को काउंटर करने के लिए। उस दरमियान जब हमास खड़ा हो रहा था, तब हमास की गतिविधियों पर आंखें बंद कर ली गई थी। क्यों? क्योंकि हमास जो है वो काउंटर कर रहा था फतेह पार्टी को, यासिर अराफात को। अब वही हमास इतना बड़ा हो गया कि वो इजराइल के लिए नाशूर बन गया है। और ये जो हमला है, दरअसल इस हमले को कई एंगल से देखा जा रहा है और इसको लेकर कई तरह की थ्योरी भी है। कुछ एक कह रहे हैं कि साहब ये सभ्यता की लड़ाई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें वो धार्मिक एक एंगल भी देख रहे हैं। इस तरह की तमाम रायशुमारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में गाजा के भीतर इजराइल घुस क्यों नहीं रहा है, पहला सवाल तो यही है। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोग मौसम का हवाला दे रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, अब चूंकि जो मानवाधिकार वाला मसला है उसका दबाव इतना बढ़ता जा रहा है, इसके कारण स्टैंड बाय पे भी इजराइल है कि लोग निकल जाएं। लेकिन जो विश्लेषक हैं, दरअसल उनका अपना एक अलग मानना है और वो लगता है कि वही मानना ज़्यादा सच्चाई के करीब नज़र आता है। ये जो अभी गाजा के भीतर घुस नहीं रहे हैं, उसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि ये जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में हमास ने कोई 500 किलोमीटर का सुरंगों का नेटवर्क है। और वो जो नेटवर्क है, दरअसल उसी नेटवर्क को ध्वस्त करने पर आप ये कह सकते हैं कि हमास को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि आतंकी संगठन को ध्वस्त कर पाना इतना आसान नहीं होता है। इसका उदाहरण अफगानिस्तान में तालिबान है। बड़ी कोशिश की थी अमेरिका ने कि तालिबान को ख़त्म कर दिया जाएगा, और 9/11 के बाद तो आप जानते हैं किस तरह से अफगानिस्तान में चीज़ों ने आकार लिया था और किस तरह से वहाँ बम्बारमेंट हुआ था और तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद में भी अमेरिका के हाथ कुछ लगा नहीं
और वो आतंकवाद जो वहां फल फूल रहा था, ऐसा नहीं कि उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तब जब अमेरिका को लगा कि अब यहां हम फंस गए हैं और यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर घरेलू जो पॉलिटिक्स है उसका भी दबाव पड़ने लगा, तब वो तालिबान को गुड तालिबान और बैड तालिबान में बांटने लगे। और अब अफगानिस्तान किसके हवाले है? कुल बोल अब इतना है कि आतंकवाद को खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है, और वो भी तब जबकि आपने ही उसे पैदा किया। कमोबेश यही स्थिति मानी जा रही है कि वहां पर बड़ी समस्या ये है कि वो जो टनल है, वो 500 किलोमीटर की सुरंग है, उस सुरंग में घुसा जाए तो दरअसल उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि बिना पुख्ता रणनीति के उस टनल में जाने का मतलब है कि एक अलग तरह के वॉरफेयर में फंस जाना। और ये इजराइल भी जानता है कि अगर वहां गए और चीजें ऊंच नीच हुई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। और वो 500 किलोमीटर का जो कहा जाता है कि सुरंग है, उस सुरंग से वाकिफ तो सिर्फ हमास ही है, उससे इजराइल तो वाकिफ है नहीं। इस वजह से एक तैयारी के लिए पूरा मुकम्मल समय लिया जा रहा है, बजाय इसके कि और कोई कारण। और एक कारण और बताया जा रहा है, ये जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला ने जिस तरह से कमर कसी है, वो कमर कसना भी खतरे की घंटी है इजराइल के लिए, क्योंकि एक फ्रंट इधर खुला हुआ है, आप अगर इजराइल से देखें तो दक्षिण की तरफ गाजा, और दूसरा फ्रंट जो आप देखें तो वो खुल जाएगा लेबनान की तरफ। आप चले जाइए उत्तर में, तो एक दक्षिण में खुल जाएगा और एक उत्तर में खुल जाएगा, या आप उसे कहिए कि उत्तर पूर्व में खुल जाएगा। और फिर सीरिया और हिजबुल्ला की जो आज की स्थिति है, वो स्थिति 2005 से बहुत अलग है। तब की परिस्थिति में हिजबुल्ला कमजोर था, लेकिन आज ये माना जाता है, और ये जो उधर के तमाम अखबार हैं वो ये बताते हैं कि कोई 50,000 60,000 के आसपास उनके लड़ाके हैं। संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, ये तो एक अनुमान है। और 1.25 लाख के आसपास उनके मिसाइलें हैं। और 2005-06 में कोई हैसियत नहीं थी हिजबुल्ला की, लेकिन आज पूरा लेबनान वो चलाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो फ्रंट खुलेगा, उस फ्रंट पर गौर करना भी बड़ा ज़रूरी है। और फिर ईरान तो उछल कूद कर ही रहा है कि अगर आप गाजा में घुसे तो आपके लिए अलग परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। और एक चीज़ और इसमें निकल कर आ रही है, फिर हम आएंगे अमेरिका के एंगल पर। देखिए क्या हो रहा है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा हाथ पांव मारा कि राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन के आने से पहले एक माहौल बनाया जाए और उस माहौल में पीस प्रोसेस पर बात हो। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि देखिए सऊदी अरब की सबसे बड़ी भूमिका है। सऊदी अरब के सुल्तान मिल ही नहीं रहे। बाद में चीन के फोन करने के बाद जो खबर है कि मिलते हैं, और वो भी घंटों इंतजार करवाते हैं अमेरिका के विदेश मंत्री को। देखिए इससे एक चीज ये भी निकल कर आता है कि अमेरिका को लेकर किस तरह की परिस्थितियां वहां पर हैं। और ये जो बेड़ा वगैरह अमेरिका उतार रहा है, 2 बेड़े पहुंच गए हैं, वहां 2000 सैनिकों से कहा गया है कि आप तैयार रहिए उतरने के लिए मैदान में। दरअसल उसके पीछे भी कई कारण हैं। एक तो ये कि कई जगह इनके अपने बेस हैं पश्चिम एशिया में। पश्चिम एशिया मतलब अरब कंट्री में कई बेस हैं अमेरिका के। अब जिस तरीके से तमाम जो अरब राष्ट्र के नेता हैं वो विदेश मंत्री से मिल नहीं रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जा रहे हैं उनसे मिलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक बात ये भी जा रहा है कि ये जो हमास और इजराइल के बीच घमासान छिड़ा है, इस घमासान में देखिए आतंकवाद खत्म करना एक अलग मसला है, और दूसरी
बात ये कि जो मानवीय पहलू है उसकी अनदेखी करना एक अलग मसला है। और इसमें अब जब धर्म जुड़ जाता है तो मामला अलग हो जाता है। और आप देखिए किस तरह से इन तमाम चीज़ों का घालमेल उसमें किया जा रहा है। तो इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से अमेरिका ये चाहता है कि उसके जो वहाँ बेस हैं वो भी दुरुस्त रहे, एक। और दूसरा, ईरान जिस तरह से बोल रहा है और हिजबुल्ला जिस तरीके से उछल कूद कर रहा है, उसमें यह माना जा रहा है कि अगर इजराइल अंदर घुसता है, और अब घुसेगा या नहीं घुसेगा ये एक अलग बहस का विषय है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर नेतन्याहू ने बोला है कि नहीं हम जो है हमास को ख़त्म कर देंगे, तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ जनता में एक आक्रोश है, उनके अंदर एक नाराज़गी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो हमास है ये हमारे अंदर हमारी सीमा में घुस जाता है और हमको मार देता है। अच्छा, आलोचना भी इस चीज़ की हो रही है कि आपको पता ही नहीं चला और वो अंदर चला आया और उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो इससे एक होता है ना कि मॉरल भी डाउन होता है कि बताइए। और कम से कम सिक्योरिटी के लिहाज से और आप ये कहें कि इंटेलिजेंस के लिहाज से तो बड़ा पुख्ता माना जाता है इजराइल को। तो ऐसी परिस्थिति में इनका वहाँ घुसकर इस तरह की चीज़ों को अंजाम देने की वजह से बड़ी नाराज़गी है। तो इस कारण भी ये माना जा रहा है कि नहीं ये गाजा में जाएंगे। अब ये माना जा रहा है, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो ये तमाम परिस्थितियां जो हैं ये बनी हुई हैं। तो अब गाजा में जाएंगे और इधर हिजबुल्ला ने फ्रंट खोल दिया और ये ईरान करा कि तो आप गाजा में गए तो हम भी शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब चारों तरफ से चीज़ें इजराइल के खिलाफ हो जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना होगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि जो बेड़े उड़े लगाए गए इसीलिए कि अगर हिजबुल्ला कूद पड़े और इधर से सीरिया कूद पड़े तो उनको जो है रिटेलिएट करने के लिए इधर से इजराइल की सहायता की जाए। लेकिन इसमें एक और बात कही जा रही है, वो ये कि ये जो यहाँ से रूट निकल रहा है और वो सी रूट नहीं, सी रूट तो बड़ा महत्वपूर्ण ही है, ये जो स्वेज कैनाल होकर जाता है, इस अगर यहाँ पर कोई घमासान होता है तो ये प्रभावित होगा सी रूट। और ये सी रूट प्रभावित हो तो ये ना तो उस दुनिया के पक्ष में है, उस दुनिया का मतलब आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ साउथ का जो विभाजन है तो ये ना नॉर्थ के लिए ठीक है और ना साउथ के लिए ठीक है। और अगर हम इसको और ज़्यादा आप ये कहें कि क्लेरिफाई करें तो ना पश्चिम के लिहाज से ठीक है और ना पूरब के लिहाज से ठीक है, क्योंकि ये मेन रूट है सारे आवाजाही का, तो ये प्रभावित ना हो, ये भी एक चीज़ है। लेकिन जो इसमें मैं दूसरी बात कह रहा था वो ये कि देखिए चीन अपना एक रूट बनाना चाह रहा है। एक रूट जो है G20 की जब यहाँ सम्मेलन होता है तो उस सम्मेलन में एक दूसरे रूट पर चर्चा होती है। अब इसमें यह भी एक एंगल आ रहा है कि क्या ये जो रूट दूसरा खुल रहा था इस रूट को भी डिस्टर्ब करने की कवायद है, क्या इसमें भी कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट है? क्योंकि आप देखिए कि जो हमास के लड़ाके हैं या हमास को जो कुछ मिला है उसमें ये कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इसमें ये जो पैराग्लाइडर आया और उसमें चीन की भूमिका देखी जा रही है, फिर उसमें पाकिस्तान की भूमिका देखी जा रही है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान घबराया भी इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की अगर उसमें भूमिका रही है जिसकी चर्चा है तो जाहिर सी बात है कि उस भूमिका पर तो अमरीकी जो है वो पाकिस्तान को छोड़ने वाले नहीं है। और ये जो फंड वगैरह पे जीते हैं इस फंड का क्या होगा इसका भी उन्हें डर सता रहा है। तो इसीलिए और घबराए हुए हैं कि अब तो हमारी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी और पोल पट्टी खुल जाएगी तो हमको तो कुछ मिलना नहीं है और अलग से पिटाई होगी। तो इसलिए ये अलग घबराए हुए हैं।
लेकिन यहाँ जो मौजूदा परिस्थिति है वो परिस्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो परिस्थितियां ये जानकार मानते हैं कि बिगड़ सकती हैं। और वैसे तो मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई यहाँ विश्व युद्ध होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका हो या फिर रूस और चीन, ये तीनों जानते हैं कि युद्ध कम से कम उनके व्यापारिक हित के पक्ष में नहीं है। हाँ, ये जो कुछ चल रहा है उसमें ये ज़रूर माना जा सकता है कि थोड़ा हथियारों की बिक्री वगैरह हो जाए, और जो रसिया आप कहें कि यूक्रेन में उलझा हुआ है, अब इधर एक फ्रंट खुल जाएगा तो जो पूरा फोकस यूक्रेन पर रहा पश्चिम का, वो फोकस बटेगा, और फिर इस तरह का जब घमासान चलेगा तो हथियार तो इन्हीं लोगों के पास है, यानी इधर अमेरिका और उधर रसिया, तो इन लोगों का अपना अपना मार्केट जो है चल जाएगा। और मुझे लगता है उससे ज़्यादा यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अब अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो जाहिर सी बात है कि एक फोबिया तो होता ही है। हालांकि कोई फोबिया खड़ा भी किया जा रहा है, क्योंकि धंधा ही डर का है और डर के धंधे से ही हथियार बिकता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए।